हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस चैप्टर में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, समिट महोत्सव, इंपॉर्टेंट बुक्स और अवार्ड्स वगैरह कवर करेंगे। आप लोगों ने जहाँ जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको प्लीज़ 2 से 3 बार रीड करके ज़रूर जाइएगा। मैं ये बात इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि एक बार 2 बार से काम चलता नहीं है। अगर सिर्फ एक रीडिंग करके जाएंगे तो कन्फ्यूज रहेंगे। एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर्स का, कन्फ्यूजन होगा हर ऑप्शन में। जब करंट अफेयर्स के 25 से 30 क्वेश्चन आना है तो इसको पढ़ ही लेते हैं 2-3 बार। तो जो भी आपका सोर्स है प्लीज़ 2 से 3 रीडिंग ज़रूर करें। 2 से 3 बार में कम से कम 20 क्वेश्चन तो सही कर ले जाओगे, और अगर 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन सही कर लिए करेक्ट तो राजा हो जाओगे। ठीक है, तो फिर शुरू करें। चलिए ठीक है, साइंस टेक से शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, एक मेडिकल साइंस की न्यूज़ है। यूएसए में सूअर का दिल लगाया गया इंसान के अंदर, और ये प्रॉपरली वर्क भी किया। इंसान के हार्ट को सूअर के हार्ट से रिप्लेस किया गया, और मेडिकल हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ जब इंसान के अंदर सूअर का दिल लगाया गया और इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, डेविड बेनेट ने। लेकिन यहाँ पे ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके चलते जो शब्द इंपॉर्टेंट है वो है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। अगर ऐसा पूछ ही लिया कि हाल ही में चर्चा में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन शब्द किससे संबंधित है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। जेनो ट्रांसप्लांटेशन 2 अलग अलग नस्लों के बीच अंगों, ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के प्रयोग करने की विधि होती है, प्रक्रिया होती है। जो आपने अभी देखा, एक नस्ल इंसान है और दूसरी नस्ल जानवर है। तो यहाँ पे आप इस शब्द का मतलब जाने रहे हैं। ठीक है, चलिए। आर्टिफिशियल मून, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये अभी डेवलप किया गया चाइना द्वारा। चाइना ने अभी कुछ दिन पहले आर्टिफिशियल सन को भी डेवलप किया था। आर्टिफिशियल सन का मतलब है कि एक बहुत बड़ा रिएक्टर इन्होंने बनाया, और इस रिएक्टर में सूरज या सन से भी ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा, हीट को प्रोड्यूस किया जाएगा। सन के कोर का टेम्परेचर कितना है, हम लोग कितना पढ़ते हैं, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। इस आर्टिफिशियल रिएक्टर या आर्टिफिशियल सन में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस किया जाएगा, टेम्परेचर को अचीव किया जाएगा। और चाइना ने इस आर्टिफिशियल सन का नाम या फिर रिएक्टर का नाम टोकामेक रखा। तो इसका नाम आप लोग याद रखें। सिंपल इतना ही पूछ सकता है कि टोकामेक क्या है। इतना क्लियर है। अब आर्टिफिशियल मून के बारे में पढ़ लेते हैं। लो ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर कंडीशंस को स्टडी करने के लिए चाइना ने आर्टिफिशियल मून को डेवलप किया। अब शहरों में, गाँव में लाइट रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। शहरों को चमकाने का काम, गाँव को चमकाने का काम ये आर्टिफिशियल मून करेगा। लाइट अप स्काई एट नाइट और स्ट्रीट्स को इल्यूमिनेट करने के लिए। और इसको बाकायदा पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। खैर वो कक्षा उतनी दूरी पर नहीं रहेगी, नज़दीक में रहेगी, ताकि आर्टिफिशियल मून की रोशनी ग्राउंड लेवल पे ठीक ठाक आ सके। ठीक है, बाकी ये स्टैटिक पॉइंट है। हम लोग जानते हैं कि मून पे जो जी की वैल्यू है वो अर्थ की जी की वैल्यू के 1/6 होती है। वहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है। ग्रेविटी कम होने का मतलब है कि आप वहाँ पे वेट लेस फील करेंगे। वेट क्या होता है, W = mg पढ़ते रहते हो ना, तो जी की वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगा तो W कम हो जाएगा, तो आप वेट लेस फील करेंगे। वेट कम हो जाएगा, मास कम नहीं होगा। मास तो आप जितने किलो के हैं उतने के रहेंगे। वेट और मास में फ़र्क है ना। आर्टिफिशियल मून को ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा, और ये ऑर्बिट अर्थ सरफेस से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगी। और जो अर्थ का हमारा ओरिजिनल मून है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, 3,80,000 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप डिफरेंस कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है, जेम्स वेब के बारे में पढ़ते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप इम्पॉर्टेंट है। ये अभी तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, नासा ने इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पे यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा टेलीस्कोप अभी तक का कौन है, तो जेम्स वेब याद रखें। ठीक है, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसको अभी हाल ही में सेकंड लैग्रांजे पॉइंट में प्लेस किया गया है। लैग्रांजे पॉइंट ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को या फिर आर्टिफिशियल बॉडी को अगर इस जगह प्लेस कर दिया जाए तो वो स्थिर हो जाती है। स्थिर होने का मतलब है कि वो पृथ्वी के साथ साथ मूव करती है। तो साइंस से क्वेश्चन बना सकते हैं, तो याद रखना लैग्रांजे पॉइंट होते क्या हैं, ऐसी स्थितियाँ जहाँ पे किसी भी बॉडी को स्थिर रखा जाता है। बॉडी मूव्स विथ सेम स्पीड ऑफ अर्थ। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, पार्कर सोलर प्रोब के बारे में भी जानते हैं हम लोग। ये भी नासा का एक प्रोब है, और इसको डिज़ाइन किस लिए किया गया था, सन की स्टडी के लिए, सन के वातावरण की स्टडी के लिए। और ये अभी हाल ही में सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरा है, इसलिए न्यूज़ में था। सूर्य का बाहरी वातावरण क्या होता है बताएंगे, उस लेयर का नाम कोरोना बोलते हैं ना, कोरोना याद रखें। चलिए, एक और मिशन पढ़ना है हम लोगों को, नासा का डार्ट मिशन। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है क्या, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। रीडायरेक्शन से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये मिशन लाया गया। ये एक तरह से बहुत बड़ी मशीन है, रॉकेट है, जो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सक्षम है। एस्टेरॉयड और मीटियोर्स में फ़र्क बताएंगे। चलिए, समय मिलेगा तो कमेंट करना। डार्ट मिशन को जिस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए बनाया गया है
उस एस्टेरॉयड का नाम है डाइमॉर्फस। हाल ही में न्यूज़ में रहा डाइमॉर्फस शब्द, ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए, ये एस्टेरॉयड है। चलिए नेक्स्ट कीजिए लूसी मिशन। ये भी नासा का प्रोग्राम है, नासा का मिशन है। जुपिटर प्लैनेट की कक्षा में जो भी ट्रोजन एस्टेरॉयड है, इनकी स्टडी के लिए लूसी मिशन है। ट्रोजन एस्टेरॉयड समझ रहे हैं ना? अगर आप सोलर सिस्टम देखेंगे तो ये सन की स्थिति है और ये जुपिटर की स्थिति है। जुपिटर की इसी ऑर्बिट में ग्रुप ऑफ एस्टेरॉयड रहते हैं जिनको ट्रोजन एस्टेरॉयड बोला जाता है। जितनी स्पीड से जुपिटर रिवॉल्व कर रहा है उतनी ही स्पीड से ट्रोजन एस्टेरॉयड भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। जुपिटर की स्पीड और ट्रोजन एस्टेरॉयड की स्पीड सेम होगी ना, नहीं तो टकरा जाएंगे। तो ध्यान रखना, इन्हीं एस्टेरॉयड की स्टडी के लिए लूसी मिशन है। चलिए नूरी मिशन, ये साउथ कोरिया का मिशन है, बस नाम याद रखना है, अगर मैचिंग में क्वेश्चन आ गया तो काम आएगा। जैसे आपने नासा का पार्कर मिशन पढ़ा था, उसी तरीके से चाइना का सीहे मिशन है सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिफेंस देख लेते हैं। विक्रांत क्या है? ये इंडियन नेवल शिप यानी INS है और एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट को कैरी करता है। विमान वाहक युद्धपोत, इन सब की आपको इमेज भी दिख जाएगी, तो आप पॉज कर लिया कीजिए वीडियो, जहाँ पे भी ज़रूरत है पॉज करने की वहाँ पे कर लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट कीजिए INS खुखरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। INS खुखरी भारत का पहला नेवल शिप है जो समुद्र में डूब गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में डैमेज हो गया था। इस INS खुखरी की भी एक अलग इंस्पायरिंग कहानी है। इस जहाज़ के नेवल कमांडर महेंद्र नाथ मुल्ला, जिन्होंने ये सिखाया कि इंसान को जीना कैसे चाहिए, इसके साथ साथ ये भी सिखा गए कि इंसान को मरना कैसे चाहिए। जब ये जहाज़ डूब रहा था उस समय महेंद्र नाथ मुल्ला जहाज़ के डेक पर खड़े हुए थे और इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब जहाज़ डूबे। ये चाहते तो वहाँ से निकल सकते थे, इतने बड़े जहाज़ पे बहुत सी छोटी छोटी जहाज़ें रहती हैं रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन ये नहीं गए और अपने जहाज़ के साथ ही डूब गए। हम लोगों को इनके सेक्रीफाइस और इनके नाम को याद रखना चाहिए। भले ही कुछ पल के लिए हम लोग खुद का नाम भूल जाएं, लेकिन इनका नहीं भूलना चाहिए। INS खुखरी को नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। अब ये मत सोचने लगना कि ये जहाज़ में डूब गई थी तो इसको सेवा मुक्त कैसे किया जा रहा है, उस समय से समुद्र से निकाल लिया होगा जहाज़ को। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रलय, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अभी इसका रिसेंट में परीक्षण किया गया। ये बहुत ही एडवांस मिसाइल है। मिसाइल का जो लॉन्चिंग स्टेशन है या फिर टेस्टिंग स्टेशन है, इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। इस द्वीप का पुराना नाम बताएंगे? व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड के नाम से जाना जाता था पहले, तो ध्यान रखना, ये कैटेगरी याद रखना है, सरफेस टू सरफेस। चलिए यहाँ पे क्या है? अग्नि का एडवांस वर्जन अग्नि P। अगर पूछा जाए कि अग्नि का एडवांस वर्जन की मिसाइल कौन सी है, अग्नि P, अग्नि S, अग्नि R, अग्नि A, तो अग्नि P लगा देना। यहाँ पे P से मतलब प्राइम है और प्राइम अपने आप में एडवांस चीज़ होती है। प्रोजेक्ट 75 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण से संबंधित जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट 75 है। 75I लिखना चाहिए इसको। ये प्रोजेक्ट 75I है, I मतलब इंडिया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 पनडुब्बी बनाई जानी है, 6 सबमरीन बनाई जानी है स्कॉर्पियन कैटेगरी की, जिसमें से 4 पनडुब्बी अभी तक बन चुकी हैं और इनको आपको याद रखना है। पहली सबमरीन थी जो स्कॉर्पियन कैटेगरी की, वो INS कलवरी थी। सेकंड INS खांदेरी, थर्ड INS करंज और चौथी INS बेला। ये रिसेंटली अभी नौसेना में शामिल हुई है, इसलिए यह प्रोजेक्ट चर्चा में है। तो ये तो 4 हो गई, बाकी 2 कौन सी हैं? बाकी 2 भी आपको याद रखना है। 5वीं है INS वागीर और 6वीं है INS बाक्सीर। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर पूछ ले कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो बन रही हैं उसमें से सबसे अंतिम कौन सी है, तो आपको बाक्सीर याद होना चाहिए और INS बेला भी याद रखना। और इन सब पनडुब्बियों का निर्माण किसी दूसरे देश की हेल्प से नहीं हो रहा है, खुद हमारा देश बना रहा है, आत्मनिर्भर भारत के तहत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले वगैरह हैं, इनको देख लेते हैं जल्दी। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2022, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। थीम इसकी है एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। इंटरनेशनल जियो साइंटिफिक कांग्रेस। नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2022, नई दिल्ली में आयोजन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इंडिया डिजिटल समिट 2022, बस इसकी थीम याद रखिए, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। चलिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, गोवा के पणजी में हुआ।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। इंडिया मिडिल एशिया, भारत और मध्य एशिया समिट 2022। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये मध्य एशिया के साथ पहली समिट है और भारत में हुई है। मैं यहाँ पे मिडिल एशिया कंट्रीज़ का मैप लगा दूँगा, उसको पॉज करके देख लेना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्योंकि कैस्पियन सागर से बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, वो पूछता है, अक्सर पूछता है। इमेज को पॉज कर लेना और बताइएगा कि कैस्पियन सागर से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स हैं, इनको देख लेते हैं। पहले बिल गेट्स आपको देख लेते हैं, हाउ टू प्रिवेंट अ नेक्स्ट पैंडमिक। ये आपको याद रखना है, बिल गेट्स साहब ने ये किताब लिखी है। दूसरी किताब है फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको याद करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट है प्राइड प्रेजुडिस एंड पुडेंट्री। इसको हम लोग दृष्टि पीसीएस टेस्ट सीरीज में भी किए हैं, शशि थरूर साहब की ये बुक है। गीतांजलि श्री की एक किताब है टॉम ऑफ सेंड, हिंदी भाषा का उपन्यास है। इसकी खास बात यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की सूची में नॉमिनेट हुई थी, नामित हुई थी, इसलिए इसको ध्यान रखना है। वीर सावरकर, द मैन हु हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। ये किसने लिखी है? उदय माहुंकर और चिरायु पंडित के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद गुलजार साहब की एक किताब है एक्चुअली आई मेट देम, ये गुलजार साहब की है। नोबेल प्राइज़ अवार्डी अमृत सेन, इनकी किताब होम इन द वर्ल्ड, ये भी आपको याद रखना है। लाल सलाम स्मृति ईरानी, मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा तो उसको 2-3 बार देख लेना, एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है। लाल सलाम स्मृति ईरानी हो गई। J.K. रोलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं और इनकी किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्रिसमस पिंग। इसको हम लोग यूपीपीसीएस आरओ के लिए किए थे, इसको काफ़ी टाइम हो गया, वैसे 1 साल का समय हो गया। इनको तो जान रहे होंगे ना, J.K. रोलिंग साहिबा को, जिस पे पूरी मूवी बनी है, सीरीज बनी है हैरी पॉटर। ये हैरी पॉटर मैगजीन इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, J.K. रोलिंग। इस पिक्चर में जो ये बीच में खड़ी हैं, हरे वस्त्र पहने, $10 ट्रिलियन ड्रीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र गर्ग। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट बुक है राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अवार्ड्स देख लेते हैं, पुरस्कार देख लेते हैं। एक आध क्वेश्चन इससे मिलने ही मिलना है। पद्म पुरस्कार टोटल 128 अवार्ड किए गए इस बार, ये टोटल नंबर याद रखना है। इसमें हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इन 128 पद्म पुरस्कार में 4 पुरस्कार पद्म विभूषण मिले हैं, 17 भूषण मिले हैं और 107 पद्म श्री मिले हैं। अगर ऐसा पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार जो 128 वितरित किए गए, इनमें कितनी महिलाओं को ये अवार्ड दिए गए, तो 34 याद रखना। वैसे ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें और भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग को जानना है। अब पद्म विभूषण जो आपने 4 अवार्ड देखे हैं, इन चारों को याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 4 मिले हैं ऑल ओवर इंडिया, इसमें से 2 अवार्ड यूपी वाले ही ले गए, और ये विभूषण है, ये बहुत बड़ा प्राइज़ है अपने आप में। तो पहले चारों को देख ले रहे हैं, इनको तो जान ही रहे हैं। ये CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इनको मरने के बाद मिला है पोस्थुमसली मिला है। दूसरे इंसान है राधे श्याम खेमका, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया और ये यूपी से हैं। इनको भी मरने के बाद मिला है पोस्थुमसली मिला है, इनके लड़के ने अवार्ड रिसीव किया था। तीसरे हैं प्रभा अन्ने, ये महाराष्ट्र की हैं, कला के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया। चौथे हैं कल्याण सिंह, इनको तो जान ही रहे हैं, इनको भी पोस्थुमसली मिला है। यानी यहाँ पे आपने 3 लोगों को देख लिया है जिनको पोस्थुमसली मिला है अवार्ड, मरने के बाद मिला है। तो यहाँ पे आपने 2 लोगों को देख लिया जो यूपी से हैं, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के छोटे भाई ने अवार्ड को रिसीव किया था, ठीक है। तो ये विभूषण 4 जो मिले थे इनको देख लिया हम लोगों ने। अब पद्म भूषण पे आ जाइए। ये 17 अवार्ड किए गए हैं, 17 याद नहीं रखना है। इनमें से जो यूपी से हैं बस उनको याद रख लेना है। बाकी जो बड़े बड़े नाम हैं, खैर बड़े नाम तो सब हैं, लेकिन जो चर्चित नाम है उनको देख लीजिए। सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इनको भी भूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया। यूपी से जो हैं, यहाँ पे भी यूपी से 2 लोगों को दिया गया। यानी विभूषण में भी आपने 2 लोगों को देखा था और भूषण में भी आपने 2 लोगों को देख लिया। और ये कौन कौन से 2 लोग हैं? पहले हैं श्री राशिद खान, ये कला के क्षेत्र से हैं, यूपी से हैं। दूसरे यूपी से हैं श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, ये साहित्य की फील्ड से हैं। ये 2 नाम आपको याद रखना है। मैं 17 में से यहाँ पे कुछ ही लोगों के नाम लिखा हूँ। यहाँ पे इनको भी देख लीजिए। देवेंद्र झांझरिया, ये दिव्यांग हैं, राजस्थान से हैं, इनको भी पद्म भूषण दिया गया पैरालंपिक फील्ड में। इसके बाद यहाँ पे बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये फॉर्मर CM है वेस्ट बंगाल के, इन्होंने पुरस्कार को स्वीकार करने से मना कर दिया। 128 देखा आपने पद्म पुरस्कार, जिसमें से
14 यूपी से हैं। 2 तो आपने विभूषण में देख लिया था, 2 भूषण में भी देख लिया अभी जस्ट देखा, और 10 पद्मश्री से हैं। अब इनके नाम याद नहीं रखना है, टोटल याद रखना है, बस याद हो जाएगा। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, इस बार 2020 और 2021 दोनों सालों के लिए वितरित किए गए हैं। जो 2020 का ज्ञानपीठ अवार्ड था वो 56वां था। पीसीएस ये भी पूछता है ना, 56 पूछता है, 57 पूछता है, ऐसे पूछ लेता है कि ये कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। खैर ऐसे क्वेश्चन आप पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछा गया है, प्रीवियस पेपर्स में आप लोगों ने देखा होगा। 2020 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो नीलमणि फुकन को मिला है। ये असम के हैं और ये पोएट हैं, कथाकार हैं। ये जगह का भी नाम याद रखना है, फील्ड का भी नाम याद रखना है। देखिए आप लोग ये सब जानते होंगे कि फील्ड भी पूछ लेता है, वो कहाँ के रहने वाले हैं ये भी पूछ लेता है, और नाम भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे 3 फैक्ट हम लोग को याद करने होते हैं। और अगर ये यूपी से बिलोंग करते तो इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है, किस उपन्यास के लिए, किस लिटरेचर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो लिटरेचर भी हम लोग को याद रखना पड़ता। खैर ये असम के हैं तो इनका उपन्यास असम भाषा में है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, वो पूछेगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2020 का देखा, 2021 का, और ये 57 है नंबर में। और ये अवार्ड किया गया है दामोदर मावजो को। ये गोवा के रहने वाले हैं और एक कोंकणी लेखक हैं। चलिए आगे क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं इनमें तो दिया ही जाता है, बाकी 2 भाषाओं में और दिया जाता है, यानी टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। संविधान में भाषाओं का उल्लेख कहाँ पर है, 8वीं अनुसूची में है, 8th शेड्यूल में है। लेकिन अभी जो अवार्ड दिए गए वो 20 भाषाओं में दिए गए। इसको हम लोग दृष्टि यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज में किए हैं। और एक स्टेटमेंट में ये भी पूछा गया था कि अभी हाल ही में 20 भाषाओं को दिया गया है या फिर 24 में दिया गया है, पूछा गया था ना, याद आ रहा। तो अब यहाँ पे 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, 20 भाषाओं में दिए गए हैं, तो 20 भाषाओं के अलग अलग लोग होंगे, तो 20 लोग को तो याद नहीं रख पाएंगे हम लोग। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट हमें समझ में आता है उसको देख लेते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी भाषा से है। हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो दया प्रकाश सिन्हा साहब को मिला है। किस रचना के लिए, किस क्रिएशन के लिए मिला है, सम्राट अशोक के लिए मिला है। हो सकता है ऐसे पूछ ले कि सम्राट अशोक किसकी रचना है, दया प्रकाश सिन्हा, वो चर्चा ही नहीं करेगा साहित्य अकादमी की, वो सिंपल पूछ लेगा कि सम्राट अशोक किसकी किताब है। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले साहिबा को मिला है, इनकी रचना है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। और उर्दू भाषा में चंद्रभान ख्याल साहब को मिला है, इनकी क्रिएशन ताज़ा हवा की ताबिशें। इसको याद रखना है, ठीक है। वो आप 2-3 बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा, और वहाँ पे ऑप्शंस देख के भी याद आ जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन देख के जाना है, 2 से 3 बार देखना है। चलिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में पढ़ा था कि इस बार साहित्य अकादमी का जो मेन पुरस्कार है उसके साथ साथ इस पुरस्कार की 2 कैटेगरी और हो गई हैं। उन 2 नई कैटेगरी में एक युवा पुरस्कार भी है। ये 35 वर्ष की आयु से जो कम लोग होते हैं उनको दिया जाता है। ये चूँकि नया पुरस्कार है इसलिए 22 भाषाओं में दिया जा रहा है। हिंदी भाषा में किसको मिला है, हिमांशु वाजपेयी को मिला है। रचना इनकी है किस्सा लखनऊ। लखनऊ के हैं इसलिए ये सुपर इम्पोर्टेंट है, हिमांशु वाजपेयी। और अंग्रेजी भाषा का मेधा मजूमदार, इनकी रचना है आ वार्निंग, ठीक है। चलिए, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार। इसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ ही बोलते हैं, तो आप इसी के नाम से याद रखें, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। प्रथम संस्था है एक, इस संस्था को दिया गया। ये करती क्या है, ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराती है बच्चों में, और ऐसे बच्चे जो वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं। इस संस्था का नाम आपको याद रखना है। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये भी नया पुरस्कार है, इसको ध्यान रखना है। ये बैकग्राउंड में कोयल बोल रही है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना। इसको 2 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी दिया जाता है और इंडिविजुअल लेवल पे भी दिया जाता है। संस्थानों में किसे मिला है, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है, गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा साहब को मिला है, ये सिक्किम आपदा प्रबंधन संस्थान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। इसको हम लोग कर चुके हैं टेस्ट सीरीज में। उत्तर प्रदेश हम लोग हमेशा पढ़ते रहते थे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नेशनल वाटर अवार्ड, राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दिया गया।
लेकिन ये तो 11 श्रेणियों में दिया जाता है। ये राज्यों में दिया जाता है, जिला में दिया जाता है, ग्राम पंचायत की श्रेणी में भी दिया जाता है, मीडिया स्केल पे दिया जाता है, स्कूल, NGO, ऐसी 11 कैटेगरी हैं। ये सब 11 याद नहीं रखनी है। तो राज्य स्तर पे तो देख लिए यूपी को मिला। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार ये भी यूपी से ही मिला, मुजफ्फरनगर को। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घसपड़ एक ग्राम पंचायत है, गांव का नाम है अल्मोड़ा का, उत्तराखंड। इसको सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जल पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये 3 फैक्ट हम लोग को याद रखना है, बस हो जाएगा। चलिए, रामनाथ गोयन का पुरस्कार 2021 ये किस फील्ड में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। प्रिंट मीडिया की कैटेगरी में आनंद चौधरी साहब को मिला है, ये दैनिक भास्कर से हैं। और ब्रॉडकास्टिंग कैटेगरी में सुशील मोहिपात्र को मिला है, ये NDTV से जुड़े हैं। चलिए, गणतंत्र दिवस परेड 2022 सर्वश्रेष्ठ झांकी, इसको पूछता रहता है PCS। पिछली बार यूपी था, इस बार भी यूपी ही है। और इस बार जो झांकी बनाई गई थी वो एक ज़िला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित थी। इमेज को पॉज कर लेना और देख लेना, इमेज इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए, नारी शक्ति पुरस्कार 2020-2021 पिछले 2 सालों के लिए अवार्ड किया गया है। चूँकि नारी शक्ति पुरस्कार है इसलिए इसको 8 मार्च के दिन अवार्ड किया जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे पर। और इसको स्टेट वाइज दिया जाता है, हर स्टेट का नारी शक्ति पुरस्कार होता है। तो हम लोग को बस यूपी का पढ़ना है। केरल का नारी शक्ति पुरस्कार किसे दिया गया है ये थोड़ी ना पूछेगा। उत्तर प्रदेश से जो है 2020 के लिए आरती राणा को मिला है, ये लखीमपुर खीरी से हैं। इन्होंने काम क्या किया है? आदिवासी थारू महिलाओं को शिल्प का ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देने के लिए इनको दिया गया है। थारू महिलाओं के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। और 2021 के लिए नीरजा माधव को मिला है, ये भी यूपी से ही हैं और इन्होंने वंचित वर्गों की साहित्य के माध्यम से हेल्प की। ये नारी शक्ति पुरस्कार है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 पॉसिबिलिटी है यहाँ से भी क्वेश्चन आने की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे पहली कैटेगरी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे पहले। और पहले तो 1-2 लोगों को ही मिलता था, अब देखिए लाइन लगी है। तो ये तो अच्छी बात है ना, सब अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया में इंडिया का झंडा गाड़ा है। तो ये डिसीजन अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है कि हर एक फील्ड के जो धुरंधर लोग हैं उन सभी को देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये पुराना नाम है, नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। और ये 12 खिलाड़ियों को दिए गए। देखिए, मैं फिर से बोलूँगा कि 12 को याद रखना आसान तो नहीं है, फिर भी एक नज़र देखे रहें। अब मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग पॉज कर लेना और ये पूरी स्क्रीन पे 12 के 12 दिख रहे हैं, इनको देख लेना। यहाँ पे जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ। नीरज चोपड़ा, मिताली राज, सुनील छेत्री, PR श्रीजेश, ये हॉकी से हैं। हॉकी वाला तो याद ही रखना है ना, क्योंकि ये अवार्ड ही दिया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद है और ध्यानचंद तो हॉकी से ही थे ना, तो कम से कम हम लोग हॉकी का तो याद रखें। मनप्रीत सिंह हॉकी, तो यहाँ पे कितने लोग हॉकी से दिख रहे हैं आपको? 2 लोग हॉकी से दिख रहे हैं, PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह। चलिए, दूसरी कैटेगरी है अर्जुन पुरस्कार, ये भी 35 लोगों को अवार्ड किए गए, ये नहीं याद रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? ये पूछा था एक बार, ये ट्रेनर को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, 10 लोगों को मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो चौथी कैटेगरी है आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए लेखा केसी, ये 5 के 5 याद रखना है आपको। लेखा केसी ये मुक्केबाज हैं, बॉक्सिंग में हैं, केरल से बिलोंग करती हैं। अभिजीत कुंते चेस प्लेयर, देवेंद्र सिंह गढ़चा हॉकी से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास कुमार सुपर इम्पोर्टेंट कबड्डी, सज्जन सिंह सुपर इम्पोर्टेंट कुश्ती, इनको देखा होगा आपने सेरेमनी अगर देखी होगी तो जब ये अवार्ड लेने आते हैं तो बड़ा इमोशनल मोमेंट रहता है। प्रेसिडेंट साहब खुद चल के आते हैं इनके पास, क्योंकि ये अब चल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर पर रहते हैं। 5वीं कैटेगरी है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, किसको मिला नहीं पता, जानना भी नहीं है। 6वीं कैटेगरी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी को मिली है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट पॉइंट हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? PM मोदी साहब को मिला। भारत का पहला बोल्ट्समैन पदक, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूरा आने की संभावना है। दीपक धर साहब ये पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया, बोल्ट्समैन पदक, बोल्ट्समैन मेडल,
और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यूपी से बिलोंग करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इनकी बीएससी हुई, आईआईटी कानपुर से इनकी पीजी हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई। फिर रिसर्च के लिए ये विदेश चले गए थे। कक्षा 11 में बोल्ट्जमैन स्थिरांक पढ़े हो ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे काम किया है दीपक दर साहब ने। इससे पहले किसी भारतीय को ये मेडल नहीं मिला था। चलिए, मिस वर्ल्ड 2021 कौन है? ये कैरोलिना बिलावस्का हैं, पोलैंड की हैं। मिस वर्ल्ड की सूची में इनका भी नाम था, मनसा। ये बनारस की हैं। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, लेकिन फाइनल लिस्ट में ये नहीं आ पाई। मिस यूनिवर्स देख लेते हैं। इसमें इंडिया ने चौका मार दिया। हरनाथ संधू केवल 21 साल की हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। इनको मिस यूनिवर्स से नवाजा गया। इससे पहले जो मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं इंडियंस, 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था, 2000 में लारा दत्ता साहिबा ने जीता था, और 2021 में ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं हरनाथ संधू। ये तीसरे नंबर की हैं। 3 लोगों को अभी तक मिस यूनिवर्स मिल चुका है जो इंडिया से हैं। ठीक है, चलिए। हिलाल पाकिस्तान अवार्ड किसे दिया गया? बिल गेट्स को दिया गया। सुंदर पिचाई को नहीं दिया गया। एलन मस्क को नहीं दिया गया। सत्या नडेला को नहीं दिया गया। अगर इस तरीके से ऑप्शंस बना के दे तो सबको कट कर देना, बिल गेट्स लगा देना। ठीक है। पोलियो एडिक्शन के लिए काफ़ी काम किया पाकिस्तान में बिल गेट्स साहब ने। कुछ फंड वगैरह दिया होगा, दान वगैरह दिया होगा, फाइनेंशियल हेल्प की होगी। चलिए, टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एलोन मस्क साहब को चुना गया। इनको जानते हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, ट्विटर के मालिक होने वाले हैं, अभी तक हुए नहीं, खैर डील होल्ड पे चल रही है। TX2 पुरस्कार सुपर इम्पोर्टेंट। TX का मतलब, T का मतलब टाइगर है, और X2 का मतलब क्या होता है? दुगना। ठीक है, दुगना। टाइगर की संख्या दुगनी कर लीजिए आप अपने नेशनल पार्क में, आपको ये पुरस्कार मिल जाएगा। तो पिछली बार हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व पढ़े थे, याद आ रहा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी टाइगर की संख्या दुगनी हो गई थी, इसलिए पुरस्कार दिया गया। इस बार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। ये नीलगिरी और पूर्वी घाट के क्षेत्रों में अवस्थित है। चलिए, बुकर प्राइज़ देख लीजिए। 2020 का हम लोगों ने बहुत रटा, सग्दीवेन। किसका? डगलस स्टुअर्ट का, और ये पूछा भी था। इस बार 2021 का जो मिला है वो डेमन गैलगट को मिला है। ये साउथ अफ्रीका के हैं। किस रचना के लिए मिला है, किस उपन्यास के लिए मिला है? द प्रॉमिस। ऐसे ही लिखा आएगा इन्वर्टेड कॉमा में। ये किसकी किताब है? ये किताब किस पे बेस्ड है? नस्लवादी इतिहास पर बेस्ड है। आगे चलें। चलिए, डेमन गैलगट भूलना नहीं है। अर्थ शॉट अवार्ड 2021 फर्स्ट टाइम अर्थ शॉट प्राइज़ दिया गया, इसलिए ये सुपर इम्पोर्टेंट है। और ये किसको मिला? 17 साल के हैं, भारतीय हैं, विद्युत मोहन साहब। इन्होंने काम ही ऐसा किया। ये दिया किस लिए जाता है प्राइज़? पृथ्वी को बचाने की कोशिश करने वालों के लिए दिया जाता है। हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम लोगों से तो एक पेड़ भी नहीं लगता है, और ये बंदा तूफ़ानी काम कर रहा है। देखिए इन्होंने क्या किया है। इन्होंने एक मशीन बनाई है, उस मशीन का नाम है ताकाचार। ताकाचार मशीन का नाम रखा है। ये 95% स्मोक एमिशन को कम कर देता है। यानी जो चारा जलाने से स्मोक का एमिशन होता है, धुआं निकलता है, उसको 95% कम कर देता है। तो ये तो बेहतरीन है ना। एयर क्वालिटी तो मज़ेदार हो जाएगी। अब फेफड़ों के रोगी नहीं होंगे लोग, अस्थमा के रोगी नहीं होंगे, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, वातावरण अच्छा रहेगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा आसमान, हम लोग तारे ही गिन सकेंगे। ठीक है, तो इनका नाम याद रहेगा, विद्युत मोहन साहब का। एग्रीकल्चरल वेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, इंडिया कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चरल वेस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस मशीन की हेल्प से इस एग्रीकल्चर वेस्ट को फर्टिलाइज़र और फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ये तो बेहतरीन इनोवेशन है ना, इसलिए डिज़र्व करते हैं। इस प्राइज़ को लॉन्च किसने किया? याद आ रहा, हम लोगों ने दृष्टि में किया था, लेकिन 2021 में किया था। इस अवार्ड को 2 लोगों ने डेवलप किया है। एक साहब को तो आप लोग जानते होंगे, सर एटनबरो। एटनबरो को जान रहे हैं ना? डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, जियो वाइल्ड भी देखते रहते होंगे। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज़ में इन्हीं की आवाज़ है, और इनकी आवाज़ अपने आप में बहुत सुपर है। कभी समय मिले तो इनको सुनना, 1 मिनट भी वीडियो को स्किप नहीं कर पाएंगे, इतना बेहतरीन बोलते हैं। और दूसरे इंसान है इंग्लैंड के प्रिंस। इन दोनों लोगों ने इस अवार्ड को डेवलप किया है। आगे, अच्छा ये पेज 2 बार लग गया, कोई बात नहीं, स्किप कर देते हैं। आइए नोबेल प्राइज़ देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। खैर अभी 1-2 साल से पूछ नहीं रहा है PCS। पीस और लिटरेचर का, यानी शांति और साहित्य का हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको याद रखें। पीस का जो मिला है वो मारिया रेसा साहिबा को मिला है। ये फिलीपींस से हैं और पत्रकार हैं। लिटरेचर का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अब्दुल रज़ाक गुरना, ये तंजानिया के हैं।
इन्होंने अपने उपन्यास में उपनिवेश के प्रभाव और शरणार्थियों की स्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। अर्थशास्त्र में किसको मिला है? ये 3 लोगों को मिला है। हो सकता है कि ऐसा पूछ ले कि ऑप्शन में 4 लोगों को लिख दे और पूछ ले कि इनमें से किसको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, क्योंकि 3 तो ये रहेंगे ऑप्शन में, डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट और गुइदो इम्बेंस। नाम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं इमेज डाल दे रहा हूँ, उसको देख लेना थोड़ा ठीक से, तो कुछ कुछ याद रहे कम से कम। इन्होंने लेबर मार्केट पे काम किया है। ठीक है, तो ये था इतना चैप्टर 6 में। बस एक चैप्टर और बचा है जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स का पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट उसके भी देख लेंगे। चलें फिर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।